हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्जाम्स बहुत पास में हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला एक और लेक्चर आगे लेकर आया हूँ जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इसका क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद मैंने मसल लिया है, फिर हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ डायग्राम्स। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि चेक कर लो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप पहली बार ही ये चैनल देख रहे हो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करो चैनल के ऊपर, आपके लिए एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल, बहुत सारे चैप्टर जो है वो मैंने पूरे अच्छे से कवर कराए हुए हैं। उनमें से कोई चैप्टर अगर आपको सही से नहीं आता है तो उसको कवर कर लो, और अगर आपको कोई चैप्टर आता है तो गनशॉट नाम से एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, एनसीईआरटी गनशॉट, वहां पे चेक कर लो। पूरी 12th अपलोड करती है, 11th के बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं। जो बच रहा है मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं कि वो सारे चैप्टर आपके जल्द से जल्द कवर हो जाएं, तो जाके चेक करो और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो ए और बी बताना है बेटा। जो ए है, ये पहली बात तो पूरा का पूरा मसल का सेक्शन है, जिसके अंदर जो ए मेंशन किया है, दिस इज नथिंग बट सार्कोलेमा। ये क्या चीज है? सार्कोलेमा। मसल बंडल, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा या मसल सेल की। बी क्या हो गया? बी मसल बंडल है बेटा। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर को आपस में बंडल बना के रखा जाता है, इसको कहते हैं फेसिकल। फेसिकल। तो अगर आपने ये गेस किया तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, सही है आपका आंसर। बाकी भी चेक कर लेना जरा, मार्किंग मसल फाइबर्स या मसल सेल, और उसके बाद ब्लड कैपिलरीज। इन्हीं मसल फाइबर्स की कवरिंग को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, सार्कोलेमा। बेटा ये क्या किया है? एक सार्कोमियर का डायग्राम दिया हुआ है। सार्कोमियर वो यूनिट है जो अपने अपने लेवल पे शॉर्ट होती है, और तब जाके आपका पूरा मसल फाइबर शॉर्ट होता है, और तब जाके आपकी पूरी की पूरी मसल शॉर्ट होती है। तो जरा देखो यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पे आपका मेंशन किया है बेटा ए, बी और सी। तो ए देखो जरा, ए वो रीजन है जहां पे आपको थिन भी बैंड भी दिख रहे हैं, थिन फिलामेंट भी दिख रहे हैं और थिक फिलामेंट भी दिख रहे हैं, इसीलिए ए का नाम होता है ए बैंड। ए बैंड की फुल फॉर्म होती है एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, याद रखना है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए, क्योंकि इसमें आपको एक्टिन भी दिख रहा है बेटा। ये जो कोने पे होता है, दिस इज नथिंग बट एक्टिन। ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट मायोसिन। ये जो है, दिस इज नथिंग बट एक्टिन। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम मैंने क्या दिया? ए बैंड। ठीक है, इसके अलावा ये जो बैंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज आई बैंड। आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब एक ही टाइप का। आई बैंड के मिड में, बीच में ये जो लाइन प्रेजेंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी हुई है, जेड लाइन। और ए बैंड का वो रीजन जिसमें सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, चेक करो, इतने रीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? मायोसिन। इसीलिए सी को क्या बोलते हैं बेटा? हम सी को स्पेशल नाम देते हैं, विच इज एच जोन। क्या बोलते हैं इसको हम? एच जोन। तो आपने अगर ये भी मार्क कर लिया और अगर आपको ये भी आता है तो बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे हम आगे जाके बढ़िया से। आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा कि ए जो है, दिस इज नथिंग बट एक्टिन का डायग्राम, एक्टिन। और बी जो है वो मायोसिन नहीं है, मायोसिन का मोनोमर है, विच इज मीरोमायोसिन। मायोसिन थिक फिलामेंट को बोला जाता है। जब भी आपका मसल फाइबर शॉर्ट होता है तो थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, सॉरी, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, राइट। एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। आपको सब कुछ रिवाइज हो रहा होगा अच्छे से, है ना? तो सुनते जाओ और अपने आप में देखते जाओ कि जो जो बात सर बोल रहे हैं, जो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या वो ऑलरेडी आपको पता है कि नहीं पता है। देखो एक्टिन, इसमें आपको मेंशन करना है ये सब क्या है। तो ए क्या है? ए इज नथिंग बट ट्रोपोनिन। क्या होता है? ट्रोपोनिन। बेटा ट्रोपोनिन वो यूनिट्स है जिनके नीचे मायोसिन बाइंडिंग साइट छुपी हुई है। ट्रोपोनिन हटते हैं, कब हटते हैं? जब कैल्शियम आता है। जैसे ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल पहुंचेगा मसल के ऊपर, पूरी मसल के अंदर कैल्शियम भर जाएगा। ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करके रखता है मसल का। याद आ रहा है? पूरा कैल्शियम भर गया, ये कैल्शियम ट्रोपोनिन से चिपकेगा। ट्रोपोनिन जो है हट जाएगा, अनमास्क हो जाएगी वो साइड जो मायोसिन से बाइंड करनी है। आपको होपफुली रिवाइज हो रहा है। उसके बाद बेटा बी जो हो गया, दैट इज नथिंग बट ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन बेटा वो है जो कि क्या है? एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है, और ये स्टेबलाइज करता है किसको? ये जो आपको फिलामेंटस एक्टिन दिख रही है गोल गोल, दैट इज नथिंग बट एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये मायोसिन नहीं है, दिस इज मीरोमायोसिन। और यहां पर दिस इज नथिंग बट क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रॉस आर्म। इसमें एक हेड दिख रहा है,
ठीक है। हेड के साथ साथ आपको ये लाइट मीरोमायोसिन, इसको एलएमएम बोलते हैं, हेड रीजन को बोलते हैं एचएमएम, एचएमएम की फुल फॉर्म हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। और ये क्रॉस आर्म है, डी की आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस आर्म। और क्या ये मायोसिन है, ये मायोसिन का मोनोमर है, दिस इज द मोनोमर ऑफ मायोसिन, ठीक है। वेरी गुड, अगर आप आंसर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो रहा है, ठीक है। रिवाइज करते चलो बस मेरे साथ साथ ये चैप्टर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जरा। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ डैश ओरिजिन। तो मसल का जो ओरिजिन होता है बेटा वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर 3 लेयर होती है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मसल का ओरिजिन है दैट इज नथिंग बट मीजोडर्मल ओरिजिन। नेक्स्ट आपको कह रहा है मसल हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक डैश डैश एंड डैश। 3 होती हैं एक्चुअल में, इसमें 2 दी हुई हैं, मैं तीनों लिख देता हूं। तो मसल की 3 प्रॉपर्टीज हैं बेटा। एक है एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। दूसरी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और तीसरी क्या है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अगर आपको तीनों पता थी तो बहुत ही बढ़िया, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ मसल आर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 3 टाइप की मसल कौन सी हो गई, स्केलेटल, दूसरा स्मूथ जिनको विसरल भी बोलते हैं, और तीसरा कार्डियक, कार्डियक मसल। इन तीनों में से किसको हम बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। तो स्ट्रेटेड मसल ज्यादातर आपकी स्केलेटल मसल बोली जाती है। ये वॉलेंट्री मसल है, स्केलेटन सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो आपकी बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्केलेटल मसल्स के थ्रू होती है। और उस पर ब्लैक और व्हाइट कलर के बैंड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इस पे आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक रीजन है, ठीक है। जो प्रोटीन है थिन और थिक वो कुछ जगह पे ओवरलैप हो रहे हैं, वहां पे डार्क बैंड्स दिख जाते हैं, ठीक है। और जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है वहां पे लाइट बैंड दिखता है। तो लाइट और डार्क कलर के स्ट्रेशंस जो बैंड है वो दिखते हैं इनके ऊपर। और स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये विसरा इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जो इनवॉलेंट्री हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा स्टमक, मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन सबको कंट्रोल करने वाली जो मसल है दैट इज स्मूथ मसल। कार्डियक मसल एक स्पेशल टाइप की मसल है। कार्डियक मसल पे भी ब्लैक और व्हाइट कलर के बैंड्स होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती है, याद रखना है, और सिर्फ हार्ट में मिलती है। तो तीनों आपको रिवाइज हो गई। डैश मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ये आप आंसर करोगे कि इन तीनों में से कौन सी मसल है जो कि स्केलेटन सिस्टम से कनेक्टेड होती है, कर दोगे आप आंसर, मुझे भरोसा है आप पे, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल मसल्स हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, हेंस दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कह रहे हैं हम इनको, क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, स्ट्रेटेड। नेक्स्ट, नेम द मसल विच आर क्लोजली रिलेटेड विद लोकोमोटरी एक्शन। तो आप बताओगे कौन सी मसल है जो लोकोमोटरी एक्शन में हेल्प करती है, ऑब्वियसली स्केलेटल मसल, ठीक है। इसमें तो कोई शक वाली बात होनी नहीं चाहिए, स्केलेटल मसल, ठीक है। नेक्स्ट आपका अ मसल, अच्छा ए मसल, तो ए ब्लैंक है बेटा। ए मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल मसल्स के ऑर्गन्स में कौन सी मसल कनेक्टेड होगी, तो विसरल। तो ए जो ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए की जगह पे, दैट इज विसरल मसल लोकेटेड इन द इनर हॉलो visceral organs of the body like the alimentary canal, reproductive tract, etc. They do not exhibit any dash, they do not exhibit any striations and are dash in appearance and are smooth in appearance, ठीक है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स, क्योंकि स्मूथ अपीयरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स को ही आप क्या बोलते हो, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हो। मेरे हिसाब से तो ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ट्रू है, आपके हिसाब से भी ठीक है, तो वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। उसके बाद नेम द मसल विच असिस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गैमेट थ्रू जेनिटल ट्रैक। तो कौन सी मसल होगी बेटा, ऑब्वियसली आपकी स्मूथ मसल, ठीक है। तो स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल, तो स्मूथ मसल आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्मूथ मसल। नेक्स्ट आपको कह रहा है बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डिक मसल आर, बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डिक मसल आर स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है, लेकिन इनवॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री नहीं होती है। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ डैश held together by a common collagenous connective tissue called as dash। बहुत अच्छा है, ठीक है। वो कह रहा है स्केलेटल मसल हमारी बॉडी का है, वो नंबर ऑफ किस चीज से बने हुए, दे आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल जिनको हम कहते हैं फेसिकल्स। मैंने मार्क भी किया था उसमें, ठीक है, फेसिकल्स। और ये जिस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं दैट इज कॉल्ड एज फेसिया,
फेसिया। याद रखना है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की है, वहीं से निकाला है। तो फेसिकल्स आर द मसल बंडल, जिनको चिपकाने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज फेसिया, याद रखना है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा, ये हमने डायग्राम में भी मार्क करा था। उसके बाद स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन मसल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आंसर कर पाए तो बहुत बढ़िया। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट ऑफ द सार्कोमियर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम मायोफाइब्रिल बोल सकते हैं, मायोफाइब्रिल, या फिर मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं इनको हम, लेकिन मायोफाइब्रिल ज्यादा अच्छा टर्म है। तो वो जो कि मसल सेल के अंदर आपको पैरेलली अरेंज फाइबर्स दिखते हैं बेटा मसल के, क्या बोला जाता है उनको? पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स को मायोफाइब्रिल बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म में दिखते हैं ये। और ये है क्या? दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स, राइट? थिन प्रोटीन्स एंड थिक प्रोटीन। थिन आपका जो है थिन फाइबर एंड थिक फाइबर, थिक जो हो गया फिलामेंट दैट इज मायोसिन, और थिन जो हो गया दैट इज एक्टिन। उसके बाद कह रहा है लाइट बैंड ऑफ द मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट कॉल्ड डैश, वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड एज डैश। तो क्या बोलते हैं बेटा? लाइट बैंड को एक्टिन बोलते हैं, अभी तो बताया, और डार्क को क्या बोलते हैं? कंसिस्ट ऑफ मायोसिन। ठीक है, तो जो लाइट बैंड है वो एक्टिन कंसिस्ट करता है, और जो डार्क बैंड है वो क्या कंसिस्ट करता है? मायोसिन कंसिस्ट करता है, क्योंकि मायोसिन थिन है और थिक है तो डार्क अपीयरेंस देगा, और एक्टिन थिन है तो लाइट अपीयरेंस देगा। ये भी ठीक हो गया। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स, ठीक है पता है। डैश फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू डैश फिलामेंट, तो कर लोगे अब आप, एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन, मायोसिन, ठीक है, बहुत आसान है। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड एज डैश एंड डैश फिलामेंट, हेंस कॉमनली कॉल्ड एज रिस्पेक्टिवली एक्टिन को थिन एंड मायोसिन को थिक। चलो आगे देखो, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, हर एक आई बैंड के सेंटर में बेटा क्या प्रेजेंट होती है? जेड लाइन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये कहाँ गलती करने के चांसेस होते हैं, ठीक है, आप चेक करना बेटा। मैंने आई बैंड किसको दिखाया था? ठीक है, आइसोट्रोपिक बैंड जिसमें एक्टिन प्रेजेंट था, उसके बीच में जेड लाइन प्रेजेंट होती है, तो मिडल ऑफ आई बैंड इज व्हाट? जेड लाइन, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक विद, पता है, द थिक फिलामेंट और द थिक फिलामेंट इन ए बैंड का जो थिक फिलामेंट होता है आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एम। तो जो ए है दैट इज एम लाइन, नथिंग बट एम लाइन, ठीक है। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, एज इट इज पैराग्राफ एनसीईआरटी से उठा के ब्लैंक ब्लैंक बनाए हुए हैं, ठीक है। तो 18th का क्या हो जाएगा आपका? एम लाइन। नेक्स्ट आपको कह रहा है द ए एंड आई बैंड आर अरेंज ऑल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द डैश, तो ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, ठीक है। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज, ये पूरा एक ही ब्लैंक आएगा, एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलते हैं इसको हम? इट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, सार्कोमियर, ठीक है। तो जो जेड लाइन है उसके बीच का जितना रीजन है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। तो बहुत बहुत अच्छा पैराग्राफ है, यहाँ से असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बारी पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा कि जो ए बैंड है एनाइसोट्रोपिक बैंड है, जिसकी लेंथ मायोसिन जितनी होती है, ठीक है, मायोसिन जितनी, उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन, उसके सेंटर में एम लाइन प्रेजेंट है, लिखा एनसीईआरटी की स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरी बात, इसने जो बी पूछा उसने ये पूछा कि एक्चुअल में जो ए और आई बैंड है, ठीक है, वो एक्चुअल में मायोफाइब्रिल के पार्ट है, राइट। उसके बाद पूछा उसने क्या? सार्कोमियर, कि जेड लाइन के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से वही क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाला बड़ा क्वेश्चन, पैराग्राफ उठा के दिया गया है क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स, ठीक है। ईच एक्टिन विच इज अ थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन, ठीक है, ए बाउंड टू ईच अदर, ठीक है। एक्टिन्स कैसे बाउंड होते हैं? तो आंसर विल बी हेलिकली, ठीक है, हेलिकल लिख दिया बट हेलिकली बाउंड टू, हेलिकली लिख देता हूं, चलो, हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। उसके बाद आगे बोल रहा है आपको ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, जी मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। बेटा एफ एक्टिन की बात करेंगे ना, तो ऐसे छोटे छोटे गोल गोल प्रोटीन्स चिपक के पूरी एक फिलामेंटस चेन बना रहे हैं, तो पूरे को एफ एक्टिन कहते हैं हम, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। और एक को क्या बोलते हैं हम? जी एक्टिन बोलते हैं, ठीक है, ये याद आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट, टू फिलामेंट ऑफ अदर प्रोटीन डैश ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन,
तो वही जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी के एक्सप्लेनेशन से ये उठाया है पूरा का पूरा टॉपिक। तो टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन also runs parallel to the affectin throughout its length. A complex protein D is distributed at regular intervals. तो that is troponin. वो जो 3 छोटे छोटे प्रोटीन्स थे वो रेगुलर इंटरवल्स पे आए हुए होते हैं, तो ट्रोपोनिन। ठीक है, इंटरवल्स ऑफ द ट्रोपोमाइसिन पे अलग अलग इंटरवल्स पे लगे हुए हैं। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट फॉर डैश ऑन डैश। तो एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर मायोसिन ऑन व्हाट, ऑन एक्टिन। ठीक है, तो मायोसिन के साइट पे बाइंड होते हैं एक्टिन के ऊपर। तो अगर आप ये बात सोच पाए बेटा तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, गुड। देखो अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑन द एक्टिन, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट, चलेगा वो भी। 20 पे आ जाओ। नेम द टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के कोई भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट बता दो बेटा। एक तो आपकी हैवी चेन और एक लाइट चेन, मतलब एक हेड बोल दो और एक टेल बोल दो। ठीक है, हेड और टेल। हेड को बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन HMM और टेल को बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन LMM, पे बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिक फिलामेंट ओवर द थिन फिलामेंट फॉल्स। क्यों? क्योंकि थिन फिलामेंट थिक के ऊपर स्लाइड करता है, थिक थिन के ऊपर नहीं। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मायोसिन। ट्रोपोमायोसिन इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मायोसिन। अब देखो ये कंफ्यूजन हो सकती है, नाम ट्रोपोमायोसिन है लेकिन प्रेजेंट किस पे है? एक्टिन पे प्रेजेंट है, तो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी याद रखना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ पैसिव प्रोसेस, फॉल्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी लगता है बेटा। आपके मायोसिन के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट है, डायग्राम चेक करना मीरोमायोसिन का, आपको दिखेगी। तो वहां पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, तब जाके जो मायोसिन है वो एक्टिन के ऊपर जाके बाइंड करता है। ठीक है, एक्टिन पे बाइंड करेगा। आगे देखो, कैल्शियम इज स्टोर्ड इन गोल्जी ऑफ मसल। गलत हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। एक्टिन इज स्टोर्ड इन गोल्जी नहीं, ER जिसको बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो SER ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल। उसके बाद स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, इसका आंसर आप करोगे। तो मसल के अंदर कौन है स्टोर हाउस? तो बता दिया नाम आपको मैंने ऑलरेडी, नाम बताना प्रॉपर क्या है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इन सीन इन एमीबा, तो बहुत आसान हो गया, एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट और भी टाइप की होती है बेटा, फ्लैजेलर मूवमेंट होती है, सिलिएटेड मूवमेंट होती है, एमीबॉइड मूवमेंट है, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, अलग अलग टाइप की एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी दिए, एमीबॉइड मूवमेंट भी है। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, एमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर। बिल्कुल ठीक है बेटा, ट्रू। ठीक है, तो हमारी जो सेल्स हैं वो 3 बेसिक टाइप के मूवमेंट जो हैं वो करते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट ह्यूमन एडल्ट कंट्रीब्यूट बाय द मसल, तो 50%। 50% हमारी बॉडी वेट ऐसी कंट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं बेटा, मैचिंग आ गया। स्ट्राइप मसल्स, तो स्ट्राइप मसल्स मतलब स्ट्रेटेड मसल्स, तो स्ट्रेटेड मसल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्केलेटन कंपोनेंट। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, इसको इससे करना है। तो क्योंकि स्ट्रेटेड मसल हो गई तो वॉलंटरी हो गई, तो इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन ठीक लिखा है, चेंज द बॉडी पोस्चर ये भी ठीक लिखा है, तो इसके 2 आंसर हो गए। विसरल मसल चेक कर लेते हैं। विसरल मसल जो है इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरा, विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा, बिल्कुल ठीक, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में यही काम करती है। तीसरा क्या हो गया बेटा, आपकी हर्ट की मसल विच इज कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में हेल्प करती है। तो आपने होपफुली ये पूरा का पूरा मैच कर लिया होगा, कर लिया तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखो जरा, आगे कह रहा है कि मसल फाइबर इज अ डैश एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, तो इज अ सिनसाइशियम बेटा। सिनसाइशियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड को ही सिनसाइशियम कहते हैं, क्योंकि मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसलिए उसको सिनसाइशियम भी कहा जा सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखो जरा, कह रहा है द 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन ड्यू टू विच स्टेटेड मसल्स अपीयर सीन इन मायोफाइब्रिल। तो स्ट्रेटेड मसल्स क्यों, कौन से 2 प्रोटीन की वजह से होती है? तो ये तो आप कोई भी बता दे, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होती है, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, आगे कह रहा है नेम द प्रोटीन फाउंड इन आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक बैंड ऑफ द मायोफाइब्रिल। अब बताना है कि आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक बैंड में यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन दिखते हैं। एच जोन की अगर मैं बात करूंगा तो एच जोन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिखता है, मायोसिन याद रखना है, ओनली मायोसिन।
आई बैंड के अंदर बेटा आइसोट्रोपिक बैंड में सिर्फ एक्टिन दिखता है, ठीक है, और ए बैंड में बोथ एक्टिन और मायोसिन दोनों दिखते हैं। ए बैंड चेक करना, एनाइसोट्रोपिक दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको एनाइसोट्रोपिक बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, तो एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस से मिलती है मेन सोर्स। और एटीपी हाइड्रोलिसिस में एटीपी कहाँ से आ रहा है, तो एक्चुअल में ग्लाइकोजन यूज करती है बॉडी। ये दिया नहीं है एनसीईआरटी में, बट स्टिल चलो। डार्क बैंड ऑफ मायोफाइब्रिल आर नोन एज डैश बैंड, तो डार्क बैंड जो होते हैं मायोफाइब्रिल के, दैट इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजेगा सिग्नल को। उसके बाद द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इज स्ट्राइप मसल इज, अच्छा स्ट्राइप मसल की फंक्शनल यूनिट कौन सी है बेटा, तो ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर अपने अपने लेवल पे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जाके आपकी पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉज्ड बाय, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो है वो क्यों होती है, इट इज कॉज्ड बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप समझ गए। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एटीपी की एनर्जी यूज करता है, मतलब केमिकल एनर्जी यूज कर रहा है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन, ठीक है, तो डिस्टेंस और लेंथ क्या बोलेंगे हम इसको भी, सार्कोमियर। दो जेड लाइन, ये तो दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तुमसे पूछना चाहिए था, बट चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। इन अ रिलैक्स फाइब्रिल एच जोन अ लाइट रीजन ऑफ लो डेंसिटी कैन बी सीन इन द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है, वो यही तो पूछ रहा है कि एच जोन किसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ए बैंड के। एक बार रीड करना है, स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग, ये कर नहीं लिया क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन इज, अच्छा रिपीट हो गया क्या, हाँ ठीक है, तो गलती से ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, सेम है बेटा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे सेम है, बस ये अलग है, ये वाला। रेड मसल फाइबर एपियर्स रेड ड्यू टू, रेड मसल फाइबर रेड क्यों दिखता है बेटा, तो रेड इसलिए दिखता है क्योंकि इसके पास मायोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है। याद रखना, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, ऐसे ही मसल में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए मायोग्लोबिन होता है। अगर मायोग्लोबिन एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है तो मसल रेड दिखेगी, और मसल होगी एरोबिक मसल, कौन सी मसल, एरोबिक, तो एरोबिक मसल्स आर कॉल्ड एज रेड मसल फाइबर। और दूसरी कौन सी होती है सर, व्हाइट मसल, व्हाइट मसल एनारोबिक मसल होगी, उसमें मायोग्लोबिन कम होगा और इसलिए व्हाइट दिखती है और एनारोबिक होती है, याद रखना है। इन दोनों में से कौन सी मसल है इसमें फर्मेंटेशन हो रही है, एनारोबिक में, तो लैक्टिक एसिड भी वही बनेगा। तो थकेगी कौन सी मसल है, इसको फटीग बोलेंगे, तो व्हाइट मसल को। कौन सी नहीं थकेगी, नॉन फटीग, आई एम सॉरी, नॉन फटीग मसल किसको बोलेंगे, रेड मसल फाइबर को। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन डैश, अच्छा ये तो कर लिया हमने, बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुका हूँ, रिपीटेड मोड पे है। फटाफट स्केलेटन सिस्टम पे क्वेश्चंस देखते हैं। स्केलेटन सिस्टम पहला देखो जरा बेटा, स्केलेटन सिस्टम का जो क्वेश्चन, स्केलेटन सिस्टम, हाँ स्केलेटन सिस्टम का जो क्वेश्चन है पहला है, स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ डैश एंड डैश, तो बोन एंड कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज, और हम जनरली बोन काउंट करते हैं, याद रखना है। हाउ मेनी बोन आर फाउंड इन एक्सियल स्केलेटन, पहले तो समझो एक्सियल स्केलेटन होता क्या है, आंसर बताता हूँ, 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन मतलब होता है बेटा, जब भी हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं तो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मिडिल बॉडी, जिसमें हमारा स्कल आ जाता है, ठीक है, मेरा वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, और दूसरा रिब केज आ जाएगा। इन सब को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। इन सब में टोटल मिला के 80 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स, 80 बोन्स होंगी टोटल, ठीक है, जिसमें से अगर आपको काउंट करनी है तो आपका क्रेनियम जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसमें 8 बोन्स, काउंट करते जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। फेशियल पे जितनी बोन्स होती हैं आपके फेस रीजन पे, वो होती हैं 14। आपके दोनों कानों में छोटे छोटे ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मेलियस इनकस स्टेपिस, तो 3 और 3 6, क्या बताया, 8 14, 3 और 3 6, तो 8 14 6। उसके बाद स्कल का पार्ट नहीं है, लेकिन स्कल के नीचे यू शेप की बोन प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं हायोइड बोन। उसके बाद बेटा आपका वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 बोन्स होती हैं टोटल, ऊपर से लेके नीचे तक, और आपका क्या, रिब केज, जिसमें 24 बोन्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। इन सबको प्लस करके देखना 80 आया कि नहीं आया, आया तो नीचे बताना कमेंट सेक्शन में, या डाउट होगा तब भी पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। उसके बाद 80 इज द करेक्ट आंसर। आगे चेक करो, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ डैश बोन्स, बता तो दिया 80, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्या पूछना चाह रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, इन द एक्सेस ऑफ बॉडी लिख दो, ठीक है, एक्सेस ऑफ बॉडी,
एक्सियल ऑफ बॉडी मतलब मेरी बॉडी के बिल्कुल मिड में जो स्केलेटन है दैट इज एक्सियल। दूसरा कौन सा होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों पैर और इनके जॉइंट्स। शोल्डर जॉइंट्स को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, दो होते हैं। और आपके जो हिप जॉइंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल्स और आपके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स ये आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। उसमें टोटल बोन्स होती हैं 126, तभी तो 80 और 126 मिलके 206 बनाती हैं। समझ में आई बात? चलो आगे देखो। द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट द, ये रहा एक्सियल स्केलेटन, आंसर दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन ही तो बोलेंगे, यही तो समझाया। नेक्स्ट, द स्कल कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन, एक को कहते हैं क्रेनियल बोन और दूसरे को बोलते हैं फेशियल बोन। दोनों का नंबर भी मैं आपको बता चुका हूं। क्रेनियल के अंदर 8 और फेशियल के अंदर 14 बोन्स, राइट। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन क्रेनियम? तो 8 पता है हमको ऑलरेडी। नेम द यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल, उसको बोलते हैं हायोइड बोन। याद रखना है, ये स्कल में काउंट नहीं करना है आप। नेक्स्ट, ईच मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स, इसको याद रखना है, मेलियस, ठीक है, टाइनी बोन्स, मेलियस, इनकस और स्टेपीस से, स्टेपीस। और इनको मिला के क्या बोलते हैं? इनको मिला के बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, रिवाइज हो रहा है होपफुली। नेक्स्ट, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। बेटा स्कल जो है वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल नाम के स्ट्रक्चर है स्कल के पास, जिनसे आपकी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो लगी हुई होती है। क्योंकि 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है स्कल के पास, इसलिए ह्यूमन स्कल को डाइकॉन्डाइलिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डाइकॉन्डाइलिक। पहले इसका आंसर लिख दो, 9th का। 9th का आंसर होगा 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्कल फाउंड इन ह्यूमन, तो डाइकॉन्डाइलिक, ये तो बता चुका हूं। डाइकॉन्डाइलिक क्यों बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक? बिकॉज इट हैज 2 आर्टिकुलेटरी सर्फेसेस, ये वाली, जिनको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम, कितनी दिखती हैं? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 26 दिखती हैं, ठीक है। इनका पूरा का पूरा आपका एक सीक्वेंस भी है, वो आगे वाले क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। फर्स्ट वर्टिब्रा इज, फर्स्ट वर्टिब्रा को कहते हैं एटलस, दूसरे को कहते हैं एक्सेस। नेक्स्ट, तो फर्स्ट वर्टिब्रा को एक्सेस एटलस बोला जाएगा। नेम द सेंट्रल होलो पोर्शन ऑफ इन द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड इज पास। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगी होती हैं कि बीच में एक हॉलो स्पेस क्रिएट होता है, जिससे न्यूरल कैनाल बोलते हैं, जहां से आपकी नर्व कॉर्ड पास हो सकती है, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा is 7 in almost all mammals including, तो almost all mammals, few exceptions are there, लेकिन almost all mammals, सारे mammals के अंदर लगभग कितनी होती हैं? 7 होती हैं। डैश इज अ फ्लैट बोन ऑन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द थोरेक्स, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। एक पतली चपटी चाकू जैसी बोन प्रेजेंट होती है आपके चेस्ट में के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम, ठीक है। रिब्स आर बाइसिफेलिक, बिल्कुल सच है। व्हाट आर रिब्स? तो रिब्स बेटा आपके रिब केज का पार्ट होता है। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, ध्यान सुनना क्या बता रहा हूँ, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। और इनमें से जो शुरू के 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं इनको? हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। ट्रू रिब्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पीछे से कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, आगे से कनेक्टेड है स्टर्नम से, क्योंकि 2 साइड है कनेक्शन के, इसलिए इनको बाइसिफेलिक बोला जाता है। 2 सर्फेसेस कनेक्टेड ऑन बोथ द सर्फेसेस, तो बाइसिफेलिक होती है रिब्स, याद रखना है। आगे देखो, रिब्स आर डॉर्सली अटैच विद डैश एंड वेंट्रली अटैच विद डैश, तो ये हो जाएगा डॉर्सली अटैच विद वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली अटैच विद स्टर्नम, ठीक है। और जो कनेक्टेड होंगी ऐसे, उनको ट्रू रिब्स बोलेंगे। तो फॉल्स रिब्स कौन सी होती है सर? फॉल्स वो जो कि पीछे से तो कनेक्टेड होंगी, कहां से? वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे से आगे कनेक्ट हो जाएंगी किससे? आपकी 7th रिब से। वो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, इसलिए इनको फॉल्स बोलते हैं। तो सुनो, फर्स्ट 7 पेयर्स ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 क्या हो गई? फॉल्स रिब्स। एंड 11th एंड 12th पेयर आगे से कनेक्टेड है ही नहीं, सिर्फ पीछे से कनेक्टेड है, तो फ्लोट कर रही हैं, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स याद रखना, पेयर पे क्वेश्चन आता है कौन सी रिब्स क्या है, यू शुड नो दैट। ईच फोरलिम कंसिस्ट ऑफ, तो हर एक फोरलिम के पास कितनी बोन्स होती हैं बेटा? ईच फोरलिम कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 30 बोन्स। तो 30 एक पैर 30 एक पैर 30, तो 4 लिम्स है अपने पास, दो हाथ 2 पैर, 4 लिम्स, तो 120 बोन्स तो लिम्स की हो गई। 2 बोन्स आपके एक कंधे में, 2 बोन्स दूसरे कंधे में, मतलब 4 ये हो गई। और 2 बोन्स होती हैं आपके पेल्विक गर्डल में, तो 6 बोन्स तो जॉइंट्स में है आपके यहाँ पे, शोल्डर और पेल्विक गर्डल में।
और 120 बोन्स लिम्स में, तो 126, यही काउंटिंग बता रहा था मैं आपको। तो 126 हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल हो गया 80, 126 प्लस 80 206 हड्डियां हो गई ह्यूमंस में। आगे देखो, द बोन ऑफ लिम्स along with the girdle constitutes the, तो द बोन ऑफ लिम्स along with the girdle constitutes, तो लिम की बोन गर्डल के साथ क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन स्केलेटन ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर, ये तो पता होना ही चाहिए आपको, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, हमारी थाई बोन को फीमर बोला जाता है बेटा, याद रखना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है। उसके बाद अ कप शेप बोन कवर्स द नी, तो क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं पैटेला, पैटेला, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग, टाइप ऑफ जॉइंट बताने हैं बेटा, ठीक है, तो बताते रहो फटाफट। सबसे पहला बेटा एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा हो जाएगा? एटलस और एक्सिस के बीच में हो जाएगा पाइवट जॉइंट। एनसीईआरटी में दिया है, साइनोवियल जॉइंट में चेक करना, अभी रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो। कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब में क्या हो जाएगा? सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। और आपके फेलेंजेस के बीच में सैडल, ठीक है, फेलेंजेस के बीच में कौन सा जॉइंट हो जाएगा? हिंज जॉइंट, ठीक है। फीमर और एसिटाबुलम, आपके पैर और पेल्विक गर्डल जो है उसके बीच का जो जॉइंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। क्रेनियल बोन्स, तो क्रेनियम बोन्स बिल्कुल मूव नहीं कर सकती हैं, तो सूचर्स बोलते हैं इस जॉइंट को, सूचर्स, ठीक है। टांको जैसे दिखते हैं, सूचर जैसे, इस जॉइंट को आप फाइब्रस जॉइंट के नाम से ढूंढ पाओगे एनसीईआरटी में, फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। एंड बिटवीन प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन जो होती है बेटा पेल्विक गर्डल की, उनमें आगे आके एक जॉइंट लगा होता है, ये फाइब्रस जॉइंट का ही एक टाइप है, ठीक है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, तो मैं वो स्पेशल नाम लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस, भूलना मत इसको, ठीक है। तो दोबारा सुनो बेटा, आपकी एनसीईआरटी में ना बोन कुछ ऐसे दी, जॉइंट्स कुछ ऐसे दिए हैं, ऐसे जॉइंट जो इमूवेबल है, मतलब बोन्स को मूव नहीं करने देंगे, उसमें फाइब्रस लिखा हुआ है। ऐसे जॉइंट जो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं, उसमें आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट दिए हुए हैं, जिसके बीच में बोन के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट हो, जैसे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज लगा होता है, तो बेसिकली यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट दिखते हैं आपके, थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करेंगे, ज्यादा नहीं। और कुछ ऐसे जॉइंट जो ज्यादा मूवमेंट अलाउ करते हैं, उनको कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। उसमें दो बोन्स के बीच में कैविटी होती है, जिसको कहते हैं साइनोवियल कैविटी, उसमें फ्लूइड भरा होता है, इसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और दो बोन्स होंगी, ऑब्वियसली वो लिगामेंट्स की मदद से चिपकी हुई होंगी, ठीक है। और इस जॉइंट को बोलते हैं साइनोवियल, और सबसे ज्यादा टाइप साइनोवियल जॉइंट की है, तो सैडल, हिंज, बॉल एंड सॉकेट, ये सब जॉइंट किसके हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट भी आता है। अब आपको क्वेश्चन आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ग्लाइडिंग जॉइंट आपके कहाँ दिखेगा, तो ग्लाइडिंग जॉइंट किधर दिखेगा, इसका आंसर आप करोगे, ठीक है। बाकी मैंने एग्जांपल बता दिए, सैडल जॉइंट, पाइवट जॉइंट, एटलस एक्सिस के बीच में पाइवट, और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच में क्या हो गया? दैट इज सैडल, ठीक है, क्या हो गया? सैडल हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो, आगे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट फ्यू हैव डैश वर्ड, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, आप आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। कितने सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं हमारे पास? पीछे वाले पेज पे ही कराया अभी अभी। द नंबर ऑफ फेलेंजेस इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज, कितनी फेलेंजेस होती हैं बेटा? टोटल 14 होती हैं, ठीक है। फेलेंजेस मतलब उंगलियां काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देख लो 14 आ रही है उंगलियों में, जितनी बोन्स होती हैं दैट इज 14, उंगलियां तो 5 ही हैं, ठीक है, बोन्स इन फिंगर्स, ठीक है, दैट इज 14। और ये हाथ में भी 14 ही होंगी यहाँ पर, उंगलियों में बोन्स, और पैर की बोन्स भी 14 ही है टोटल। डैश एंड डैश पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, तो बेटा 11th पेयर एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद ह्यूमन क्रीनियम इज मेड अप ऑफ डैश बोन, तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप आंसर करोगे, मैं नहीं करूंगा। राइट, ट्रू और फॉल्स? अर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, बिल्कुल सच बात है, ट्रू। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, सच बात है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन डेंसिटी, बिल्कुल सच बात है। इंक्रीज इन फ्रैक्चर, ट्रू। और ये जनरली फीमेल्स में दिखता है आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि बेटा ईस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि बोन के ऊपर कैल्शियम को चढ़ाने का काम करता है। तो आप खुद सोचो, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जा रहा है मेनोपॉज के बाद, तो फीमेल के अंदर बोन डेंसिटी के चांसेस कम होने के ज्यादा हो जाएंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस, नाम सजेस्ट, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस मतलब पोरोसिटी, तो बोन्स पोरस हो जाएंगी, छेद छेद जैसी हो जाएंगी, राइट, तो ऑस्टियोपोरोसिस। गाउट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, गाउट क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, फॉल्स है बेटा। आप बताओगे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या गलत है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, आप बताओगे। तो गाउट में क्या चीज कलेक्ट होती है आपके?
ठीक है, गाउट में कौन से क्रिस्टल्स हैं जो पेन करते हैं, कमेंट सेक्शन में करोगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ जस्ट टू चेक कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं और आपको रिवाइज है कि नहीं है, क्योंकि प्योरली ये सीरीज बेटा आपको रिवाइज कराने के लिए है, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट जो आपने हो सकता है चैप्टर बहुत पहले पढ़ा और आपको अभी अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा हो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मस्ट ये लेक्चर बैठ के देखो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप ये आंसर कर पा रहे हो, टेंशन मत लेना, नीट में आधा नंबर भी नहीं कटवा के आओगे आप, ठीक है, इतने अच्छे से आपका रिवाइज है। नेम द एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज बोन डेंसिटी एंड मास, तो ये तो बता ही दिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, यही तो है ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे बोल रहा है आपको ठीक है, आगे बोल रहा है इन अ जॉइंट द बोन इन्वॉल्व्स आर ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, आंसर मुझे पहले ही पता चल चुका है, कार्टिलेज से लिंक्ड है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट ही होगा। द जॉइंट इज बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है, तो जॉइंट का नाम हो गया कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट, डैश जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, तो जॉइंट का नाम भी हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसको मैच करो, C7 T12 L5 S1 CO1, ठीक है, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये फ्यूज का मतलब वन ही है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, एक ही होती हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 5 फ्यूज्ड, तो इसका मतलब पहले 5 थी बचपन में, आपको पता है कि जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो या फिर एम्ब्रियो स्टेज पे थे या फिर बर्थ के बाद, हमारे में नंबर ऑफ बोन ज्यादा थी क्योंकि वो फ्यूज नहीं हुई है, ठीक है। अब फ्यूज हो चुकी हैं, तो ये पहले 5 होगी, लेकिन फ्यूज होने के बाद एक ही काउंट करेंगे, तो S1 CO1, ठीक है। टोटल काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 26 बोन्स आएंगे आपके। नेक्स्ट चेक करो, अच्छा ABC पे आ गए हैं हम, तो बेटा इलियम, ये प्यूबिक, आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा आपका हाइंड लिम्ब दिख रहा है, जिसके अंदर ए पूछा है, तो ए को बोलते हैं कॉक्सल बोन, क्या बोलेंगे इसको, कॉक्सल बोन, जिसमें 3 बोन्स होती हैं बेटा, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये फ्यूज हो चुकी होती हैं, ठीक है। और यही मैंने पूछा था कि प्यूबिस जो है वो आगे से 2 प्यूबिस जो हैं आपस में चिपकी हुई होंगी, प्यूबिक बोन्स, तो क्या बोलेंगे बीच में, तो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा, ठीक है। तो ये एक बोन हो गई आपकी, ठीक है, जो कि कॉक्सल कहलाती है, कॉक्सल लिख देता हूँ वापस। ये क्या होता है बेटा, तो नी कैप है ये, जिसको बोलते हैं पैटेला, पैटेला। फीमर, सबसे लंबी बोन बॉडी की, थाई बोन, फीमर। फिर यहाँ पे टिबिया, फिब्यूला भी याद कर लो बेटा। और आपके जो आपका क्या है पैर है, उसमें पहले टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स, और उंगलियों को बोलते हैं फेलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एस शेप की बोन है बेटा, बोन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, इसको बोला जाता है क्लेविकल, बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट, दिस इज आपके हाथ की लॉन्गेस्ट बोन, आपके हाथ की लंबी बोन, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरस, ह्यूमरस। उसके बाद सी, तो सी जो है बेटा दैट इज कॉल्ड एज, आपके कहाँ है, जब आप ऐसे करोगे तो आपके कहाँ पर है, थंब वाली साइड पे रेडियस, उसके सामने क्या, अल्ना। डी क्या हो गया, डी आर कार्पल्स, फिर क्या मेटाकार्पस, फिर क्या फेलेंजेस। जैसे यहाँ पे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस थे, यहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजेस है। रिवाइज हो गया होगा आपको, बहुत बढ़िया, रिवाइज कराना ही मेरा टास्क था। अब इसका आंसर क्वेश्चन का आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समझा देता हूं। याद करो बेटा, ये माथे वाली बोन है, फ्रंट में है, तो इसका नाम क्या होगा, हिंट सबकी दे रहा हूं, तो बताना। ये जो बी है फ्रंट में है, तो इसका नाम क्या होगा। जो ये वाली पीछे वाली बोन है, इस पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, तो इस बोन का नाम क्या होगा, जिसके साथ चिपका हुआ है, जिसके ऊपर है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो ये क्या नाम होगा इस बोन का, पीछे वाली बोन का, राइट। उसके बाद बेटा ये बोन जो यू शेप की बताई थी, जो आपके स्कल के बेस पे तो है, लेकिन स्कल में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि चिपकी हुई नहीं है स्कल से, क्या बोलेंगे इसको। और इसके अलावा बेटा आपके अपर जॉ को क्या कहते हैं, अपर जॉ का एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए आंसर आपसे मांग रहा हूं। अपर जॉ को, नीचे वाले को बोलते हैं मैग्जिला, अपर वाले को क्या बोलेंगे आप बताओगे। उसके बाद सी हो गया बेटा, सी जो आपकी आई सॉकेट बनाते हैं, ठीक है, आई सॉकेट, ये मैं बता देता हूं, चलो, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। तो आई सॉकेट बनाने वाली जो बोन है दैट इज जाइगोमैटिक, याद रखना है। तो जाइगोमैटिक बोन ये रही, ठीक है। तो ये आपका ये वाला डायग्राम भी हो गया। अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया बेटा तो बहुत ही बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आपने आंसर्स करे बहुत सारे, कमेंट सेक्शन में भी कर दिए आंसर, तो वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा नीट में, मेरे से लिख कर ले लो, ठीक है, टेंशन मत लो। बढ़िया पेपर की तैयारी करते रहो, डेली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जब तक अगली क्लास ना मिले, लेक्चर ना हो, तब तक पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।